नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का। बंगाल से संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का जो शासन हुआ 1757 से 1947 के बीच में, क्या क्या कहानी हुई, इन्होंने बंगाल को ही क्यों चुना, ठीक है ना, बंगाल से ही ये इंटर क्यों हुए, जबकि आए ये सूरत में, बम्बई में भी इन्होंने कंपनी खोली, मद्रास चेन्नई में भी खोली और ये कलकत्ता में भी। तो इधर से ही इनका विकास क्यों हुआ और फिर ये दिल्ली की सत्ता पर बैठ गए, पूरे देश में इन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा क्या हुआ। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कलकत्ता बम्बई यहाँ बंगाल से इन्होंने अपनी वृद्धि की अंग्रेजों ने, तो क्या यहाँ पर कौन थे? मुसलमान थे ना, नवाब थे, बंगाल का नवाब। तो यार ये बताओ, जब यहाँ दिल्ली में बादशाह बैठा है, मुगल बैठे हैं गद्दी पे, तो इनका क्या काम है, इन नवाबों का क्या काम है यहाँ पर? तो समझिए, इनके होते हुए भी ये मुस्लिम यहाँ कैसे आ गए, कैसे शासन करने लगे बंगाल में, इसकी कहानी। और जब ये समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों का इनसे विवाद समझ में आएगा, तब तो मैं आपको जोड़ पाऊंगा। तो सबसे पहले इसको समझाने के पहले मैं आपको ले चलूंगा बंगाल की कहानी पर, और बंगाल की कहानी पर भी इससे ले जाने के पहले आपको मैं ये समझाना चाहूँगा, अभी तक हम लोगों ने पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, वहाँ से होते हुए वैदिक सभ्यता से होते हुए जो हमारे राजवंश बने, कहाँ तक? 1206 तक, गुलाम वंश तक। और फिर अगला एक और हमने टॉपिक लिया 1206 से दिल्ली सल्तनत, मुगल और जो बीच में राजवंश उत्पन्न हुए उनको लेते हुए, जो विदेशी आक्रमणकारी आए सिकंदर से लेकर, ठीक है ना, और अहमद शाह अब्दाली तक, इन सब को एक क्रम से हमने समझा, इनकी लिस्टिंग बनाई, उनको याद करने के तरीके से आगे बढ़े, ठीक है ना। और उसी क्रम में जब हम मुगल पढ़ते हैं तो औरंगजेब एक नाम का एक शासक हुआ, ठीक है ना। औरंगजेब 1658 से 1707 के बीच पे दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और इधर एक मीर जुमला नामक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, इनको अपना सूबेदार नियुक्त करके 1658 में ही जैसे ही ये बैठता है तो यहां से ये दिल्ली से भेजता है, आपके बंगाल में भेजता है। और बंगाल में क्या किया इसने, मीर जुमला ने, यहां पर जो अंग्रेज वृद्धि कर चुके थे 1608 से लेकर ये पूरे इसमें फैल चुके थे, और इसी को अपनी राजधानी अंग्रेजों ने क्यों बनाई, इसका भी जवाब। तो उसमें क्या था कि भाई ये बताओ, 60% व्यापार जो था चावल का, चीनी का, है ना, और आपका काली मिर्च का, रेशम का, जितना भी यूरोप में 60% जो व्यापार होता था यहीं से होता था, इसीलिए अंग्रेजों ने इसको चुना, है ना। तब तक डच, डैनिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी ये सब आ चुके हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, यूरोपीय कंपनियां भी आ चुकी हैं और यहां पर मुस्लिम भी आ चुके हैं। 1658 से समझिएगा, औरंगजेब ने भेजा इनको दबाने के लिए कि अंग्रेजों को रोको भाई, यूरोपीय जो कंपनियां हैं उनको रोको। तो क्या किया इसने दबाया, लेकिन उसी का एक साथी बाद में हुआ अजीम उस्सान, ठीक है ना। मी फॉर मीर जुमला, आ फॉर अजीम उस्सान, ये ट्रिक लिखी हुई है जो भी बंगाल में शुरुआत से लेकर यहां तक, ठीक है ना, 1658 से 1775 तक, मुबारक दौला तक, ये जितने भी शासन इसमें हुए उन सब के पहले अक्षरों को लिखकर मैंने ट्रिक बनाई, फिर बंगाल के गवर्नर की बनाई, फिर बंगाल के गवर्नर, इसको मैं समझाऊंगा ये कैसे आगे बढ़े। तो आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता को अजीम मुल्ला ने, क्या नाम था इनका, हाँ, अजीम उस्सान ने क्या किया कि इसको कर दिया व्यापार के लिए, अंग्रेजों के लिए स्वतंत्र कर दिया, वहीं से वो क्या है, वृद्धि कर गए, ठीक है। फिर इसके बाद औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को भेजा 1700 ईस्वी में। तो जब 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को दीवान बनाकर इधर भेजा जाता है, दीवान बनाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा लगाम लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद फिर वो 1717 में ही मुर्शीद कुली खां अपने आप को बंगाल का नवाब कहने लगता है, स्वतंत्र कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा। तो मुर्शीद कुली खां के ही वंशज सुजाउद्दीन, सरफराज खान, ये क्या करते हैं, ये इनको चलाते हैं। और फिर 1740 ईस्वी में यहां पर क्या होता है, सरफराज और अली वर्दी खां, ठीक है ना, इन्हीं का सेनापति था, इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, किसका,
घेरिया का युद्ध होता है, गिरिया या घेरिया भी बोलते हैं। तो उसमें इनका युद्ध होता है और ये हार जाता है। अलीवर्दी खां अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। इसके बाद इसी का नाती था सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ये 1440 से 1756 तक इसने चलाया। सिराजुद्दौला अपनी 1756 से बैठता है। हाँ, इसी के दौरान क्या होता है कि इसका विवाद हो जाता है अंग्रेजों से, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा था कि भाई जो किलाबंदी मत करो, ठीक है ना, व्यापार के लिए जो मोहरें बनाई गई थी उनका दुरुपयोग मत करो, ठीक है ना, तो कर बराबर समय से दो। ये क्या था कि व्यापारिक चीजें तो ठीक था, लेकिन जो राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का बढ़ने लगा वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया, ठीक है ना। उसके काम में क्या करने लगे, दिक्कतें खड़ा करने लगे अंग्रेज। तो इसके बाद क्या किया सिराजुद्दौला ने, एक घटना होती है, ठीक है ना, एक घटना होती है उसमें 20 जून 1756 में ही क्या करता है सिराजुद्दौला, इन सब से प्रताड़ित होकर सिराजुद्दौला ने क्या निर्णय लिया कि 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी, एक छोटी सी कोठरी में, बहुत छोटी सी कोठरी में क्या किया, इनको 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस के भर दिया। तो रात्रि के दौरान भरता और सुबह केवल 23 लोग जीवित बचे। तो 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिससे आहत होकर उस समय का जो उसका गवर्नर था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव था, वो क्या करता है 1757 में सिराजुद्दौला से युद्ध कर बैठता है, ठीक है ना। होता क्या है कि वो जो अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर इनका जो सेनापति था मीर जाफर, इसको पटा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको अपने पक्ष में बोलते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा। हुआ भी यही कि इसको मरवा दिया जाता है और मीर जाफर को 1757 से 1760 के लिए बंगाल की गद्दी दे दी जाती है, ठीक है ना। फिर वही दिक्कत, अंग्रेजों की बातों को मीर जाफर ने भी नहीं माना, उसमें हर तरह का अड़ंगा। भाई जो हमने युद्ध लड़ा उसका भी खर्चा हम ही से, मान लो दो लोगों के बीच युद्ध होता है तो तुम अपना खर्चा वहन करोगे और मैं अपना खर्चा वहन करूंगा, किंतु ऐसा नहीं होता था कि यदि आप अंग्रेज जो होते थे वो बंगाल के नवाब से ही वो पैसा लेते थे, जो हमने युद्ध लड़ा, जो मेरा पैसा खर्चा हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये भी संतुष्ट नहीं थे। इनको हटाकर अंग्रेज फिर उसी के दामाद मीर कासिम को बिठा दिए गद्दी पे। तो 1760 से 1763-64 तक मीर कासिम बैठा रहा। फिर क्या होता है, जो मीर कासिम था उसने ये दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है ना, और यहां पर नवाब बैठा ही था। तो ये क्या करता है कासिम, 1 2 3 ये तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो से लड़ाई लड़ते हैं और हार जाते हैं। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने युद्ध लड़ा था और ये क्या होता है, हार जाते हैं। अंग्रेजों को इनका क्या है, जैसे पता होता है ना कि औकात की पता हो गई कि दिल्ली और यदि अवध और बंगाल तीनों मिलकर मुझे नहीं हरा पाए, ठीक है ना, तो ये क्या अब हरा पाएंगे। तो उनकी जो लालसा थी, ठीक है ना, शासन करने की, वो और तीव्रता से बढ़ी। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया 1764। अब देखो अभी भी अंग्रेजों ने यहां पर सत्ता नहीं संभाली। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध वो जीत जाते हैं। इसके बाद भी उनको क्या हुआ कि उनको इनकी पावर समझ में आ गई कि इसमें खोखले हैं, ये बातें बस कर रहे हैं, इनको मैं कभी भी सत्ता इनसे ले सकता हूं। उसी बक्सर का युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है इस पूरे आधुनिक भारत में। यहीं से अंग्रेजी की जो नींव है ना, वो मजबूत हो जाती है बंगाल में। जो वो चाहते थे वही होता था। तो ये चीजें यहां से बढ़ती गई, ठीक है। तो 1764 का बक्सर का युद्ध, फिर इसके बाद 1764 से ये आगे बढ़ता गया। फिर मीर कासिम की जगह
जब इसको हरा दिया तो फिर मीर जाफर को बना दिया, फिर मीर जाफर के बाद निजामुद्दौला को, सैफुद्दौला को, और फिर मुबारक उद्दौला को 1770 से 1775 के बीच में। होता क्या है कि यहां से ये अंग्रेज तो चले आ रहे थे। अब ध्यान से समझिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। हां, तो अब देखिए यहां पर कि ये बंगाल का गवर्नर 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो था हमारा, वो बन गया। फिर दूसरा बरेलास्ट, ये देखो बा फॉर बरेलास्ट, का फॉर कार्टियर और वा फॉर वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स तक 1757 से 1773 तक हो क्या रहा है कि ये बंगाल मजबूत होता गया। 1764 के बाद ये क्या हुआ, 1773 तक ये मजबूत होता गया 8-9 साल तक। अब जब मजबूत हो गया ये, तो इसने क्या निर्णय लिया कि अभी जो बंगाल का गवर्नर था जो इसको चला रहा था, वही अब इसको भी चलाएगा और इसको भी चलाएगा। तो इसी को बोल दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। बस समझ में आई। और ये नियम, इसी नियम को यहां पर क्या बोलते हैं, जो नियम आया इसको क्या बोलते हैं, सीएम रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और काम क्या था भाई, जो बंबई, मद्रास और कलकत्ता तीनों को संभालेगा और यहां से इसका ऑपरेट करेगा, ठीक है ना। तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल ये हो गया, ठीक है। कंपनी अब इसको चलाने लगी। तो उसमें पहला जो था वाका जावे जा मिहिए, ठीक है ना, मिहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, वा से वारेन हेस्टिंग्स, का से कार्नवालिस, जा से जानसोर, वे से वेलेजली, जा से जॉर्ज बार्लो, मी से मिंटो प्रथम, हे से हेस्टिंग्स और ए से एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक। और इसके बाद क्या हो रहा है, ये इन्होंने कंपनी तो चलाया, अभी भी भारतीय लोगों को ये नहीं हुआ, इनको ये लगा कि अभी भी अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं। लेकिन 1833 में इन्होंने क्या किया, चुपके से बंगाल के गवर्नर जनरल को जब देखा कि अब पूरे भारत में मैं शासन कर सकता हूं, मैं व्यापारिक ही नहीं राजनीतिक भी हस्तक्षेप इसमें कर सकता हूं, प्रशासनिक भी हस्तक्षेप कर सकता हूं, तब उन्होंने क्या किया कि चुपचाप इसके बंगाल के जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, उसको बना दिया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। और इसको कब लाया शिवम, इसको लाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ठीक है ना। और इसको लाया चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है ना, सही है शिवम। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1833 में चार्टर एक्ट आया और उसके द्वारा बंगाल का जो ये था उसको भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत में इसको क्या हो गया कि भाई राजनीतिक व्यापारी हर तरीके के प्रशासनिक छूटें हो गई। तो जब पूरी छूट हो गई, पहला विलियम बेंटिंग बना, सती प्रथा में रोक लगाई थी इसने, ठीक है ना। फिर चार्ल्स मेटकाफ हो गया, फिर आ से आकलैंड हो गया, ए से एलनबरो हो गया, हा से हार्डिंग हो गया और ड से डलहौजी। ये डलहौजी क्या आपने सुनी है, हड़प नीति, विलय नीति, ऐसी चीजें डलहौजी की है ना। ये क्या था, इन सब चीजों से अब भारत वालों को 1833 से 1858 पहुंचते भारत वालों के कान खड़े हो गए, मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी, जो भी भारतीय थे वो क्या हुआ, एक होना चालू हो गए। और 1857 का विद्रोह होता है पूरे भारत में, समझ रहे हैं आप। 1857 का विद्रोह होता है, उसी के बाद भारत के गवर्नर जनरल को ये 1858 में क्या बना दिए, भारत का वायसराय, मतलब पद घटाया इन्होंने तत्काल। भाई साहब इतना बड़ा आंदोलन पूरे भारत में हुआ, पूरे अंग्रेजों का इन्होंने विरोध करना चालू कर दिया, ठीक है ना। मारकाट होने लगी, मंगल पांडे और जितने भी उसमें थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का वायस राय बना दिया गया। तो देखो 1858 में वायस राय मतलब अब तुम्हारे पास प्रशासनिक चीजें नहीं है, अब ये मैं चलाऊंगा कहां से, ब्रिटेन से। समझ में आ रहा है, जो भारत से चल रहा था गवर्नर जनरल के द्वारा पूरा भारत,
अब वो कहां चला गया, वो ताकत कहां चली गई? वो ये हुआ कि भाई तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, अब मैं यहां ब्रिटेन से चलाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको बोल दिया गया इन लोगों के द्वारा कि भाई वायसराय ठीक है, तुम व्यापार करो, सब कुछ करो। तो भारत का गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का वायसराय। और 1858 से 1948 तक, ठीक है ना, श्री राजगोपालाचारी जो हमारे थे, भारतीय थे, लास्ट यहां पर क्या होते हैं, भारत के वायसराय होते हैं भारतीय। और उसके पहले माउंटबेटन, जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को बांटा, ठीक है ना। और फिर यहां से पहला बना कै एजा में नाली रिडले एक मिहा चेरी इवली में मारा। तो ये ट्रिक है, ठीक है ना, हमें याद है कै एजा में नाली रिडले एक मिहा चेरी इवली बे मारा। तो कई वर्ष पहले हमने याद किया था, आज भी याद है। तो कैसे कैनिंग एल्गिन, ठीक है ना, फिर जॉन लॉरेंस हो गया, मेयो हो गया, नॉर्थ ब्रुक हो गया, लिटन हो गया, रिपन हो गया, डफरिंग हो गया, लेंसडाउन हो गया, ठीक है ना। ए से फिर आ जाओगे एल्गिन द्वितीय हो गया, का से कर्जन हो गया, मिंटो द्वितीय हो गया, हा से हार्डिंग हो गया, चे से चिम्सफोर्ड हो गया, री से रीडिंग हो गया, है ना, ई से इरविन हो गया, वे से वेलिंगटन हो गया, ली से लिनलिथ गो हो गया, वे से बेवेल हो गया, मा से माउंटबेटन हो गया, और रा से राजगोपालाचारी हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखो मैंने यहां से यहां तक पूरा कर दिया। तो भारत अब 1947 में स्वतंत्र हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी पूरी, कहां से कहां तक, बंगाल की कहानी यहां से लेकर मीर जुमला से चालू होती है, औरंगजेब के समय से, और भारत के आज़ादी तक, माउंटबेटन तक, भारत के विभाजन तक 1947 तक चलती है, ठीक है ना। और अपना अपना पूरा 1947 के बाद भारत आज़ाद हो जाता है। श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अंतिम रूप से भारतीय बनाया जाता है। और 1947 के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक संविधान का निर्माण होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी पदों को निर्मित करके चुनाव होने लगते हैं। और आज भी संवैधानिक रूप से हमारा पूरा भारत चल रहा है। तो ये कहानी थी बंगाल में अंग्रेजों के शासन की, कहाँ से कहाँ तक चला था। अब याद रखिएगा आप, बंगाल में, ठीक है ना, मी मुसूस आसी जा का जा निसैमू, जाफर जाफर कासिम जाफर, ठीक है ना, निसैमू नी सैमू इनके, फिर रॉबर्ट क्लाइव, बरेलास्ट, ठीक है ना, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स। तो 4 बंगाल के गवर्नर हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हुए। फिर भारत के गवर्नर जनरल हो गए, विचा आए हार्ड 6 हुए, ठीक है, विलियम बेंटिंग से लेकर। कई सारी चीज़ें इसमें, जैसे प्रेस के स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना, किसी ने काम किया, ठीक है, किसी ने सती प्रथा में रोक लगाई, ठीक, कोई अच्छा काम करता था, कोई बुरा भी करता था, तो दोनों चीज़ें होती थी। तो हमारा अब भारत आज़ाद हो चुका है। इसमें अब अगली वीडियो, हाँ, ये दिल्ली है, अवध है, मुंगेर है, ठीक है ना, ढाका में पहले राजधानी थी, मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली खां लेके आए, ठीक है ना, और जो मीर कासिम थे, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद से फिर मुंगेर को राजधानी शिफ्ट कर दिया इन्होंने, ठीक। तो यहाँ और फ्रांसीसी लोग भी थे, आपस में अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, डच का, इन सब का युद्ध भी होता रहता था। ऐसा नहीं था कि केवल यही बस लड़ते थे, है ना, भारत और बंगाल में ही लड़ाई चल रही थी। तो मैंने इसको जोड़कर पूरे भारत में कैसे यहाँ पर अंग्रेजों का उदय हुआ, इन पूरे को कंप्लीट कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक के माध्यम से आप अभ्यास करिएगा। राब काबा काबा जाबे जा मिहिए, ठीक है ना, विचा आए हार्ड कै जा में नाली रिडले एक मिहा चेरी एवले बेमारा मी मसूस आसी जा का जा निसैमू। इन ट्रिकों को अभ्यास करिएगा, लिख लिख कर अभ्यास करिएगा और इनके नामों को करिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।